नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपी पीसीएस के नई परीक्षा सीरीज में। इसमें हम लोग आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न दिया गया है कि मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। या तो कोई एक कथन सही होगा या दोनों ही कथन सही होंगे। पहला कथन दिया गया है मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है और दूसरा कथन है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक सही है, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों सही और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक सही। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको स्थानीय पवनों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है लेवेंट, फिर ब्रीक फिल्डर, फिर ब्लैक रोलर और फिर शामल। इनके आगे जो है ऑप्शन या स्थान दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए लेवेंट जो है स्पेन की स्थानीय पवन है, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। देन ब्रीक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की जो है स्थानीय पवन है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवन है, ये भी बिल्कुल सही है। और शामल जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, बेसिकली ये जो है अफगानिस्तान वगैरह साइड में शामल नाम की पवन जो है चलती है, तो ये ऑस्ट्रिया की बिल्कुल भी नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो है पश्चिम से पूरब की ओर इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को आपको रखना है। सबसे पहले आएगा जावा, सुमात्रा, लोम्बोक और बाली। क्या ये सही है? फिर दूसरा ऑप्शन है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। तीसरा है सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली और चौथा है बाली, सुमात्रा, जावा और लोम्बोक। सो आपको इंडोनेशिया के जो 4 द्वीप समूह दिए गए हैं उनको पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। आपको नहीं है पर ध्यान देना है कि नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सीरिया, देन दूसरा है टर्की, तीसरा है जॉर्जिया और चौथा है बुल्गारिया। सो आपको बताना है कि कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सीरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दीज आर सिचुएटेड नियर बाय द ब्लैक ओशन। ठीक है, अगला प्रश्न है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। तो रिंगलमैन स्केल जो होती है वो किस चीज के घनत्व को मापने के लिए उपयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा है प्रदूषित जल, तीसरा है कोहरा और चौथा है ध्वनि। सो रिंगलमैन स्केल किस चीज के घनत्व को नापने के लिए यूज होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धुआं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया गया है यह एक आदिश राशि है और दूसरा है यह एक सदिश राशि है। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है ना तो एक और ना ही दो और चौथा है एक और दो दोनों सही। तो तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। विद्युत विभवांतर के बारे में बात की जा रही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केवल एक सही, यह एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है। तो वो कौन सा कण है जिसका आवेश 0 होता है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो या फिर इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण। सो 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी कि न्यूट्रिनो जो होता है इसका आवेश 0 होता है। अगला प्रश्न है बाटोलिज्म है। पहला ऑप्शन है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, दूसरा है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, तीसरा है जल जनित संक्रमण और चौथा है जल जनित विषैलापन।
सो बाटुलिज्म किसे कहा जाता है? यह है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। तो खाने से होने वाला जो विषैलापन होता है उसे बाटुलिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगेन आपको नहीं है पे फिर से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन है विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल और विटामिन बी6 धान का चोकर। बड़ा ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। विटामिन ए संतरे से नहीं होता है, ये तो एक तरह से एसिटिक होता है, तो संतरे में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, गाजर में, नट्स में, आपके जो है हरी सब्जियों में, वाटरमेलन में विटामिन ए पाया जाता है, संतरे में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, और दूसरा है वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, तीसरा है श्वसन दर का ह्रास और चौथा है आर्द्रता का बढ़ना। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, यानी सर्दियों में क्या होता है, जो प्रकोष्ठ होता है वहां पे फलों का भंडारण लंबे समय के लिए किया जा सकता है। क्यों? सबसे पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, कि सूर्य का प्रकाश का संसर्ग कम होगा या नहीं होगा। दूसरा है वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता, तीसरा है श्वसन का ह्रास और चौथा है आर्द्रता का बढ़ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है श्वसन का ह्रास, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 268। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? जो हमारा प्रियम्बल है उसमें इनमें से कौन सा शब्द है जो कि उल्लेखित नहीं है? सबसे पहला है संप्रभुता, क्या यह उल्लेखित है या नहीं है? दूसरा है लोकतंत्रात्मक, क्या यह उल्लेखित है या नहीं है? चौथा है पंथ निरपेक्ष, क्या यह उल्लेखित है हमारे प्रियम्बल में या नहीं है? और चौथा है संघीय। इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा संघीय। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। ऑप्शन ए है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, दूसरा है भारत की संचित निधि की, तीसरा है भारत के लोक लेखा की और चौथा है भारत की आकस्मिकता निधि की। तो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है उस किस चीज की संवीक्षा करती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 66वां संविधान संशोधन, दूसरा है 62वां संविधान संशोधन, तीसरा है 61वां संविधान संशोधन और चौथा है 63वां संविधान संशोधन। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है पुंछी आयोग, दूसरा है राजमन्नार समिति, तीसरा है कोठारी समिति और चौथी है सरकारिया आयोग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी समितियों और आयोगों के बारे में पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा विधेयक है जो डायरेक्ट राज्यसभा में पहली बार में ही प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक, तीसरा है राज्य पुनर्गठन विधेयक और चौथा है धन विधेयक। कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में पहली बार में ही प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी बिल, यानी कि धन विधेयक। अगला प्रश्न है,
शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसके ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शीर्षक मुद्रास्फीति जो है इसका मापन किस आधार पर किया जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है और दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, क्योंकि नगरीकरण से जो है महंगाई, बाहर रह करके आपको अपना निजी मकान खरीदना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें, जिसकी वजह से लोग कम बच्चे पैदा करने की ओर झुकाव करते हैं। और दूसरा है ऊंची साक्षरता दर, अधिक पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता होगी, जिससे कि आपको जन्म दर में कमी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है, पर यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस में आपको बहुत यूपीएससी वाला लेवल नहीं करके जाना है, बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सबसे छोटा सा साधारण सा जवाब है वो नया बना जिला है हापुड़, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ दी गई है राजधानी। सबसे पहले है मत्स्य, फिर कुरु, फिर शूरसेन और अश्मक। आपको इनको करेक्टली मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सबसे पहले मत्स्य जनपद जो था ये विराट नगर से इसकी राजधानी थी। उसके बाद जो कुरु आएगा ये है इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र कुरु और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर याद आएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। उसके बाद है शूरसेन मथुरा और उसके बाद है अश्मक यानी कि पोतन। तो पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, ये रहा एकदम करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? सो वो कौन से पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक काल के महत्व को खोजकर बताया था? सबसे पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, दूसरे हैं एच.डी. संकालिया, तीसरे हैं वी.एस. कणकर और चौथे हैं वी.एन. मिश्रा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वी.एस. कणकर इज द राइट आंसर। इन्होंने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा और बताया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पा का जो है पूरा स्थल दिया गया है और अभी नवीन भारत का जो है राज्य या फिर संघ क्षेत्र दिए गए हैं। सबसे पहले है बालू, मांडा, पाडरी और हुलास। तो इस क्वेश्चन को आपको मिलाना है संघ राज्य क्षेत्र के साथ कि ये पूरा तत्व स्थल अभी कहाँ पर जो है लोकेटेड है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका बालू आपका हरियाणा में आता है। उसके बाद मांडा जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। सो बालू आपका पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। सबसे पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, क्या ये सही है या नहीं है आपको बताना है। उसके बाद शेख बुरहानुद्दीन गरीब, क्या ये दौलताबाद में इनकी मज़ार है। उसके बाद है शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा में और उसके बाद है शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान में। सो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया। ये मुल्तान से नहीं भैया, ये तो दिल्ली में इनकी दरगाह है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? सबसे पहला है शेखनू नी, दूसरा है शहाब नहर, तीसरा है नहर ए बिहिश्त और चौथा है नहर ए आगरा। मुगल कालीन बादशाह जो फिरोज शाह थे, उनकी राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था कौन सी नहर का निर्माण, इसके बारे में आपको बताना है, और ये है शहाब नहर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक। सबसे पहला है स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग और इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और इसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। उसके बाद आएगा गीता रहस्य, ये है बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गीता के ऊपर बहुत शोध किया है, बहुत काम किया है। इनकी अगर आप शोध का कभी जैसे किसी पीएचडी के स्टूडेंट से मिलेंगे जो फिलॉसफी या फिर साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी का होगा, तो आपको बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य के बारे में काफी कुछ बता पाएंगे। उसके बाद आता है अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद आता है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? सबसे पहला ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में। उसके बाद है यूसुफ बनाम बंबई राज्य 1954 में। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में और चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, दूसरा है राष्ट्रगान का सम्मान करना, तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये कोई आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है और ना ही कहीं लिखा है। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, उसके बाद है लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्यसभा द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, पर किसके द्वारा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, किस किस तरह से ये क्रम में आएंगे, आपको उनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरी है नागरिकता और चौथा है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसको आपको सही क्रम में जो है मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, संघ तथा राज्य क्षेत्र, ये हो गया आपका पहला। उसके बाद ये आएगी नागरिकता यानी सिटीजनशिप। उसके बाद आपका आएगा राज्य तथा नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और उसके बाद आएगा आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आएगा चौथे नंबर पे। तो 1 3 लिखना था यहाँ पे, 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में निर्धनता की निम्नलिखित किन श्रेणियों में पहचान की है? सबसे पहला है आय निर्धनता, दूसरा है मानव निर्धनता, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित किन श्रेणियों की पहचान की है?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों ही करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे एक तरफ जो है व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका संबंध या संबंधता दिया गया है। सबसे पहले है MS स्वामीनाथन, उसके बाद दिया गया है LK झा, फिर वर्गीस कुरियन और मोरारजी देसाई। देखिए, MS स्वामीनाथन सीधा सीधा हरित क्रांति से संबंधित हैं और वर्गीस कुरियन जो है दुग्ध उत्पादन यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन से भी इनको आप संबंधित मान सकते हैं। तो पहले का तीसरा और तीसरे का दूसरा, तो पहले का तीसरा और तीसरे का दूसरा मुझे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको इसको सीधा करेक्ट करना है। बाकी नहीं भी पता हो तो आप देख ही सकते हो कि भैया ठीक है, ऐसे भी पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण हो गया और LK झा आर्थिक प्रशासनिक सुधार। ठीक है जी। सो अगला प्रश्न देख लेते हैं। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक एक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है। सबसे पहला है जनसंख्या से, दूसरा है निर्धनता से, तीसरा है अर्थव्यवस्था से और चौथा है बेरोजगारी से। सो टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नाम के प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और आपको बताना है कि यह थ्योरी किस चीज से संबंधित है। सही प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या से। बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं आंसर बताने में, क्योंकि ये चीजें हैं डायरेक्ट याद करने वाली, रटने वाली। आप इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर सकते हो, सिंपल सा है, रट लो बस। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ योजना या कार्यक्रम दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है उसका प्रारंभिक वर्ष। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सो आपको इसको सही सुमेलित करना है, मिलान करना है, कौन से का क्या आएगा। सबसे पहला जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2005 में आया था। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया था। उसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये रहा आपका सही उत्तर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। सो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसको इको मार्क दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, दूसरा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, तीसरा है जो मिलावटहीन हो और चौथा है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। इको फ्रेंडली, इको मार्क, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण, कुछ तो याद आएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन भी आंसर से है, समझ गए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पर्यावरण से मित्रवत हो उसको इको मार्क दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। पहला ऑप्शन है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। दूसरा है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। यार माउस से इनको मार्क करता हूँ ना, टच पैड नहीं है तो माउस कभी कभी इधर उधर भाग जाता है तो लाइन पूरी कट जाती है। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। मैं फिर भी प्रश्न को बोल देता हूं ताकि अगर कट भी जाए तो आप समझ पाए कि क्या लिखा होगा। सो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। पहला कथन था मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था और दूसरा कथन है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी केवल एक सही। अगला प्रश्न है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और दूसरा है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रूरबेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? सबसे पहला ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, दूसरा है एच स्पेंसर, तीसरा है एम.एन. श्रीनिवास और चौथा है जी.एस. घुरिये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जी.एस. घुरिये। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र या पत्रिका का नाम और दूसरी तरफ उसके प्रकाशन का स्थान। सबसे पहले है स्वदेश, देन भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। इनमें से इसके प्रकाशन स्थान को मिलाना है कि कौन सा कहां से जो है प्रकाशित होता था। सबसे पहला है स्वदेश यानी कि गोरखपुर, दूसरा है भारत बंधु यानी कि यह आपका हाथरस, तीसरा है सत्यवादी। अब आपको बताना है सत्यवादी कहां से है, तो सत्यवादी हो जाएगा आगरा, और चौथा है शक्ति यानी कि अल्मोड़ा। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, नहीं है नहीं लिखा है, सही सुमेलित है लिखा है। सबसे पहले है देव समाज बनारस, फिर दूसरा है भारत धर्म महामंडल दिल्ली, फिर सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता और राधा स्वामी सत्संग लाहौर। तो ये सारे गलत दिए गए हैं, पर इनमें से कोई एक सही है, तो वो एक कौन सा है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन दिया गया है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, यानी कि वो प्राकृतिक भाषा को जो है बढ़ावा देने वाले थे। और दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल 2 सही, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही तो सातवाहन समाज के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं है वाला है। सबसे पहला है शासक और दूसरी तरफ है राज्य। राणा हम्मीर, राणा चुंडा, मलिक राजा फारूकी और मलिक सरवर ख्वाज जहां। तो आपको इनके राज्यों से मिलान करना है। 41वां प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ये मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही करेक्टली मैच किए हुए हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रांसिस लुई, दूसरा है मार्क टूली, तीसरा है वेब मिलर और चौथा है फिलिप स्प्रेट। तो वो कौन सा विदेशी पत्रकार था जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वेब मिलर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है विचार करने के लिए शारदा अधिनियम, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। इनको आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले जो है साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद शारदा अधिनियम और उसके बाद दांडी मार्च। यानी कि 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1 और 4, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायाकॉम सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा है केवल 2 सही, तीसरा है 1 और 2 दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही तो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायाकॉम सत्याग्रह
से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। क्या यह सही है या नहीं, आपको बताना है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। क्या उन्होंने इस सत्याग्रह में भाग लिया था? क्या यह सही है या नहीं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सबसे पहला ऑप्शन है मानसून की वापसी, दूसरा है चक्रवातीय अवदाब, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ और चौथा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो वो कौन सा कारण है कि जिसके कारण उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में भारत में बारिश होने लग जाती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? सबसे पहला है अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली और वनस्पति कली। यह क्वेश्चन मैं शायद पहले भी पूछ चुका हूं, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फूल कली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है पुलिकट, दूसरा है चिल्का, तीसरा है कुलेरू और चौथा है किली वैली। सबसे बड़ी लैगून झील और वो भी भारत के पूर्वी तट पर कौन सी है बताना है भाई आपको। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चिल्का, चिल्का, चिल्का। ये चिल रहने वाली नदी है चिल्का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है हुदंडरू प्रपात, फिर चचाई प्रपात, फिर धुआंधार प्रपात और बूढ़ा घाघ प्रपात। अब इनको जो है बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सी नदी पर नहीं है। हे भगवान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भारत के राज्य और दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी। सबसे पहले है तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। इनमें से कोई भी एक अगर आपको सही से पता होगा तो आप बड़े आराम से इनका मिलान कर लेंगे। चलिए, आपके सामने दिया गया है, आप थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तब तक मैं एक छोटा सा हिंट, पहले का चौथा। अब पहले का चौथा बता दिया है तो ये 2 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ कौन सा सही है। चलो ठीक है, राजस्थान दूसरे का तीसरा। चलो अब तो ढूंढ ही लोगे, यानी दूसरे का तीसरा ये रहा, तो फिर सी का दूसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब इस सीरीज के आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थान और एक तरफ है जनजाति। सबसे पहले अलास्का, बोर्नियो, अरब मरुस्थल और स्वीडन तथा फिनलैंड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन से स्थान पर कौन सी जनजाति नहीं रहती, आपको बताना है। अलास्का में कोरयाक जनजाति नहीं रहती है, बाकी सारे सही हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के 50 प्रश्न। हमने इसको बड़े अच्छे से समझा, देखा, जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। पसंद आए ना आए, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा और अपना रिवीजन करता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छा तरीका है खुद को भी पढ़ने का, दूसरों को भी पढ़ाने का, चीज़ों को याद रखने का, तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।